हाँ नमस्कार सभी साथियों को। और आज हम ऑनलाइन जो प्रैक्टिस सेट है उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक जितनी भी जो क्लासें हुई है उन सभी को हम इसे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आता है उसके 2 सेकंड के लिए आप उसका जो आंसर है वो सोचें और फिर उसको हमें एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास में कि आग की जो खोज है वो किस काल से मानी जाती है। ऑप्शन ए अपने पास में आधुनिक काल, ऑप्शन बी सिंधु घाटी काल, ऑप्शन सी औद्योगिक काल और ऑप्शन नंबर डी है पूरा पाषाण काल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आंसर को हमें सिलेक्ट करना है कि आग की जो खोज है वो किस काल से मानी जाती है। 2 सेकंड आपके लिए, फिर उसके बाद में क्वेश्चन को हमें करते हैं। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पूरा पाषाण काल। किस काल से आग की जो खोज है वो किस काल से मानी जाती है? पूरा पाषाण काल से मानी जाती है। अगर हम बात करें काल की, अगर बात करें कि किस काल के अंदर खोज की गई, पूरा पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से। लेकिन अगर बात करें उत्पत्ति के बारे में, आग की जो उत्पत्ति है वो किसके माध्यम से मानी जाती है? तो पत्थर के टुकड़ों को आपस में रगड़ने से, पत्थर के टुकड़ों को आपस में रगड़ने से आग की जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है। इसी के साथ में पूरा पाषाण जो काल था, लगभग 250 से 300 लाख हजार वर्ष पहले की ये बातें हैं। उस दौरान जो आदि मानव है वो पत्थर के औजार तैयार करता था, पत्थर के औजार के माध्यम से शिकार करता और गुफाओं के अंदर जीवन यापन करता था। और उसी दौरान इस आग की जो खोज है वो किस काल से? पूरा पाषाण काल से मानी जाती है, पत्थर के टुकड़ों को रगड़ने से। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास में ये। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन आता है अपने पास कि आग क्या है? आग क्या है? ऑप्शन ए है अपचयन, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड आपके लिए, फिर उसके बाद में क्वेश्चन को हम करते हैं। हमें आग के बारे में पता करना है कि आग क्या है। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीडेशन। आग क्या है कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीकरण क्या है? वह अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन का योग, जिसमें ऑक्सीजन का योग वह हाइड्रोजन का त्याग हो, जिसमें ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग हो, ऑक्सीजन का योग वह हाइड्रोजन का त्याग हो, हाइड्रोजन का त्याग हो, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। अगर हम बात करें आग के बारे में कि आग को लगने के लिए कितने एलिमेंट, कितने तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, तो टोटल कितने? 3 एलिमेंट तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। इन 3 एलिमेंट की अगर हम बात करें कि कौन कौन से तत्व हैं, तो तत्व ईंधन, ताप और ऑक्सीजन।
ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, इन तीनों को जब मिलाया जाता है तो उस दौरान किसकी आग की जो उत्पत्ति है वो होती है, किसके आग की उत्पत्ति होती है। ईंधन की अगर हम बात कर लें, ईंधन ईंधन एक जलने योग्य पदार्थ है, जलने योग्य पदार्थ है। ईंधन एक जलने योग्य पदार्थ है। दूसरे की अगर हम बात करें ताप के बारे में, तो ईंधन को जलाने के लिए उचित तापक्रम, ईंधन को जलाने के लिए उचित तापक्रम, उचित तापक्रम, तो वो क्या होता है, ताप। अगर हम बात करें तीसरे के बारे में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है वो क्या है कि दहन सहायक गैस, दहन सहायक गैस है ऑक्सीजन। दहन सहायक जो गैस है वो कौन है, ऑक्सीजन। तो ये था आग से जुड़े हुए जितने भी जो क्वेश्चन है वो। आग क्या है, एक ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन है। आग को लगने के लिए कितने तत्वों की, 3 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, और 3 जो तत्व है वो कौन कौन से, ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन। क्लियर है यहां तक। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपने पास में कि फायरमैन के अंदर एफ जो वर्ड है वो हमें क्या बताता है, या एफ से क्या मतलब है। ऑप्शन ए अपने पास में फेथफुल, ऑप्शन बी फाइन, ऑप्शन सी फ्रिक्शन लॉस, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इन 4 वर्ड्स में से हमें पता करना है कि एफ से क्या होता है। फायरमैन की जो फुल फॉर्म है उसमें एफ से क्या मतलब होता है। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, फेथफुल। क्या होता है, फेथफुल। फायरमैन की फुल फॉर्म के बारे में हमने बात की, एफ से होता है फेथफुल, फेथफुल। आई से होता है इंटेलिजेंट, आई से होता है इंटेलिजेंट। आर से होता है रिसोर्सफुल, रिसोर्सफुल। ई से होता है इफिशिएंट, ई से होता है एफिशिएंट। एम से होता है मेंटली अलर्ट, मेंटली अलर्ट। ए से होता है एक्टिव, ए से होता है एक्टिव। और एन से होता है नोबल, नोबल यानी कि कुलीन। हिंदी की अगर हम बात करें, फेथफुल होता है निष्ठावान, निष्ठावान। इंटेलिजेंट बुद्धिमान, इंटेलिजेंट क्या होता है, बुद्धिमान। रिसोर्सफुल कुशल, रिसोर्सफुल कुशल। इफिशिएंट दक्ष। मेंटली अलर्ट चौकन्ना, मेंटली अलर्ट चौकन्ना। एक्टिव होता है सक्रिय, और नोबल होता है कुलीन, उच्च विचारों वाला। ये एक फायरमैन की फुल फॉर्म होती है। फेथफुल, इंटेलिजेंट, रिसोर्सफुल, एफिशिएंट, मेंटली अलर्ट, एक्टिव और नोबल। निष्ठावान, बुद्धिमान, कुशल, दक्ष, चौकन्ना, सक्रिय और उच्च विचारों वाला यानी कि कुलीन। ये एक फायरमैन की मुख्य विशेषता होती है। तो हमसे पूछा गया कि एफ जो शब्द है, एफ जो वर्ड है वो किसको शो करता है, किसको, फेथफुल को। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फेथफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंधन क्या होता है, ईंधन क्या होता है। ऑप्शन ए है ईंधन एक दहन सहायक गैस है। ऑप्शन बी ईंधन को जलाने के लिए उचित तापक्रम। ऑप्शन सी जलने योग्य पदार्थ। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इन 4 ऑप्शन में से हमें आंसर को सिलेक्ट करना है कि ईंधन क्या होता है। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ईंधन क्या है, एक जलने योग्य पदार्थ होता है। क्या होता है, एक जलने योग्य पदार्थ होता है, जलने योग्य पदार्थ है। ऑप्शन होगा सी। नोट लगा करके इसमें लिखेंगे, ईंधन को आग की खुराक के नाम से भी जानते हैं। ईंधन को आग की खुराक के नाम से भी जाना जाता है, खुराक के नाम से भी जानते हैं। ईंधन को आग की खुराक के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ में अगर हम बात कर लें ईंधन के क्लासिफिकेशन के बारे में, ईंधन का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया गया था, 2 भागों में। पहला जो आता है अपने पास में, उत्पत्ति के आधार पर
पहला उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा आता है भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर भी फ्यूल को दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला जो आता है अपने पास में प्राकृतिक ईंधन, कौन सा? प्राकृतिक ईंधन। और दूसरा जो आता है अपने पास में कौन सा? मानव निर्मित या फिर शोधित ईंधन। शोधित ईंधन, प्राकृतिक ईंधन के अंदर जैसे हो गया अपने पास में लकड़ी है, कोयला है, लकड़ी है और कोयला है। जो कच्चा माल जिस अवस्था के अंदर प्रकृति में पाया जाता है उसी अवस्था के अंदर हम जलाने का काम करते हैं, तो वो किसके अंदर आ जाता है? प्राकृतिक ईंधन। दूसरा आ जाता है अपने पास में शोधित ईंधन या फिर मानव निर्मित ईंधन। मानव निर्मित ईंधन इस कच्चे ईंधन में से निकाला जाता है, उसे क्या कहा जाता है? शोधित ईंधन या फिर मानव निर्मित ईंधन। जैसे कोयला है, इसको वायु की अनुपस्थिति के अंदर बहुत अधिक हीट टेम्परेचर जब दिया जाता है तो उस दौरान इसके अंदर एक गैस निकलती है। वो जो गैस है वो कौन सी होती है? कोल गैस। कौन सी? कोल गैस। तो ये जो गैस निकली वो क्या हुई? शोधित ईंधन या हम बोल सकते हैं मानव निर्मित। उसी प्रकार से भौतिक अवस्थाओं की अगर हम बात कर लें तो भौतिक अवस्थाओं के आधार पर फ्यूल कितनी प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ऑप्शन फर्स्ट जो आता है अपने पास में ठोस ईंधन, पहला ठोस ईंधन। दूसरा जो आता है अपने पास में द्रव्य ईंधन और तीसरा जो आता है अपने पास में गैसीय ईंधन। तो 3 अवस्थाएं होती हैं फ्यूल की, ठोस, द्रव और गैस। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपने पास में 5 नंबर है, NCFSC कहां पर स्थित है? एनसीएफएससी की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, एकमात्र गवर्नमेंट कॉलेज, वो कहां पे स्थित है? ऑप्शन ए अपने पास में नागपुर के अंदर, ऑप्शन बी है अपने पास में नागौर में, ऑप्शन सी नारनौल में और ऑप्शन नंबर डी है निजामपुर में। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आंसर को हमें सिलेक्ट करना है कि नेशनल फायर सर्विस कॉलेज कहां पे स्थित है। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए नंबर जो है वो हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा नागपुर में। कहां पे स्थित है? नागपुर में। और नागपुर के बारे में बात करें तो नागपुर कहां पे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर भारत की पहली जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो है कहां पे? महाराष्ट्र के नागपुर में। अगर हम बात करें इसकी स्थापना के बारे में, गवर्नमेंट कॉलेज की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? वर्ष 1956 के अंदर। वर्ष 1956 के अंदर नेशनल फायर सर्विस कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसी के साथ अगर हम बात करें कि भारत की पहली महिला फायर फाइटर, भारत की पहली महिला फायर फाइटर, क्योंकि कुछ एक जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती हैं, इससे भारत की पहली गवर्नमेंट कॉलेज महाराष्ट्र नागपुर में। तो भारत की जो पहली महिला फायर फाइटर थी वो कौन थी? हर्षिना कानेकर। हर्षिना कानेकर कौन थी? हर्षिना कानेकर। इसी के बाद में अगर हम बात करें कि विश्व की पहली महिला फायर फाइटर, विश्व की पहली महिला फायर फाइटर, महिला फायर फाइटर, तो विश्व की पहली जो महिला फायर फाइटर थी वो कौन थी? मोरली विलियम। मोरली विलियम विश्व की पहली महिला फायर फाइटर थी। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये भारत का जो गवर्नमेंट कॉलेज है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, इसकी स्थापना और कहां पे स्थित है? अभी जो एग्जाम हुआ था 29 अगस्त को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टेशन फायर ऑफिसर का, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी हैं। नेशनल फायर सर्विस कॉलेज कहां पे स्थित है? नागपुर। नागपुर कहां? महाराष्ट्र के अंदर। स्थापना की बात करें तो 1956 में। भारत की पहली महिला फायर फाइटर हसीना कानेकर, विश्व की पहली महिला फायर फाइटर मोरली विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में कि नेशनल फायर डे कब मनाया जाता है? नेशनल फायर जो डे है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए अपने पास में 4 मार्च को,
बी है अपने पास में 5 मार्च को, सी 14 अप्रैल को और डी है 24 अप्रैल को। तो जो भी आंसर है 2 सेकंड के लिए आप सोचेंगे, फिर उसके बाद में एक्सप्लेन इसको करते हैं। तो नेशनल जो फायर डे है वो कब मनाया जाता है, क्वेश्चन ये है। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो सी जो नंबर है वो आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, नेशनल फायर डे के रूप में हमें मनाने का काम करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, वर्ष 1944 के अंदर एक मुंबई पोर्ट के ऊपर एक जहाज आया था, एसएस फोर्ट स्ट्राइकर नामक जहाज, जिसके अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विस्फोटक सामग्री भरी हुई थी, ऑयल कंटेनर थे, लकड़ी का बुरादा था। और उसी जहाज में मुंबई पोर्ट के ऊपर जब उसको खाली करने का काम शुरू किया गया, उसी दौरान उसे जहाज की रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम चालू कर दिया और इस कारण से उसके अंदर जो विस्फोटक सामग्री भरी हुई थी वो आग को पकड़ ली और उस जहाज के अंदर बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ। उसी जहाज के आग को बुझाते हुए लगभग हमारे 66 जो फायरमैन थे शहीद हो गए। उन्हीं की शहीदी के रूप में हम क्या मनाते हैं, नेशनल फायर डे के रूप में मनाते हैं। नेशनल फायर डे के रूप में मनाते हैं। नेशनल फायर वीक की अगर हम बात करें, नेशनल फायर वीक की अगर हम बात करें तो नेशनल जो फायर वीक है वो कब मनाया जाता है, 14 से 20 अप्रैल को। 14 से 20 अप्रैल को नेशनल फायर वीक के रूप में हमें मनाने का काम करते हैं। बात करें नेशनल सेफ्टी डे के बारे में, नेशनल सेफ्टी डे, तो नेशनल जो सेफ्टी डे है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 4 मार्च को। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। हर साल 4 मार्च को जो भी सुरक्षाएं होती हैं, दुर्घटनाओं से रोकने के लिए जागरूकता उत्पन्न की जाती है 4 मार्च को। और जितनी भी जो भी आपदाएं आती हैं, भूकंप है, चक्रवात है, उन सभी के बारे में बताई जाती है, सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, तो उनसे बचने के लिए सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है किसको, 4 मार्च को। अगर हम बात कर लें कि नेशनल सेफ्टी वीक के बारे में, तो नेशनल जो सेफ्टी वीक है वो मनाया जाता है 4 मार्च से और 10 मार्च को। 4 से 10 मार्च को नेशनल सेफ्टी वीक के रूप में मनाने का काम करते हैं। और 2021 के अंदर इसकी जो थीम थी वो क्या थी, आपदा से सीखे, आपदा से सीखें व सुरक्षित तैयारियां करें, व सुरक्षित तैयारी करें, ये इसकी थीम थी। ये इसकी क्या थी, थीम थी, आपदा से सीखे और सुरक्षित तैयारियां करें। इसी के साथ में अगर हम बात करें इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, इंटरनेशनल फायर फाइटर जो डे है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 4 मई को। कब मनाया जाता है, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे के रूप में मनाने का काम करते हैं। और जो फायर जो डे है ये एसएससी, इसी अभी जो एग्जाम हुआ था 29 अगस्त को एग्जाम जो हुआ था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर स्टेशन फायर ऑफिसर के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फायर डे कब मनाया जाता है। तो यहां तक जितने भी जो क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपने पास में कि आग के विस्फोट व जांच का जो एनएफपीए कोड है वो क्या होता है। आग के विस्फोट और उसका जांच का जो एनएफपीए कोड है वो कितना होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन के बारे में बात करें तो ऑप्शन ए आता है, दूसरा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन नंबर डी है 921। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए के अंदर एनएफपीए 1, ऑप्शन बी में 10, ऑप्शन सी में 13 और ऑप्शन नंबर डी है 921। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आग के विस्फोट की जांच का जो एनएफपीए कोड है वो कितना होता है, 921। अगर हम बात करें एनएफपीए 1 के बारे में तो आग का एनएफपीए कोड कितना होता है, 1। आग का एनएफपीए कोड कितना होता है, 1। अगर हम बात करें एनएफपी 10 के बारे में, 10 के बारे में, तो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का
जो NFPA कोड है वो क्या कितना होता है, वो होता है 10। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, जिस एक्सटिंग्विशर को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा करके लेकर के जा सकते हैं, लगभग 17 kg तक के नीचे के जो एक्सटिंग्विशर होते हैं उनको हमें अकॉर्डिंग टू NFPA के अनुसार पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा अगर हम बात करें NFPA 13 के बारे में, तो स्प्रिंकल सिस्टम, जो स्प्रिंकलर जो सिस्टम होता है उसकी इंस्टॉलेशन का जो NFPA कोड है वो कितना होता है, 13। तो आंसर जो हुआ हमारा ऑप्शन नंबर डी कि NFPA 921 जो है वो किसका होता है, आग के विस्फोट और उसकी जांच का। इसी के साथ में अगर हम बात कर लें NFPA की फुल फॉर्म के बारे में, तो NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सुरक्षा संगठन। अगर इसकी स्थापना की बात करें, NFPA की जो स्थापना है वो कब हुई थी, वर्ष 1896 के अंदर। और इसके पहले जो सीईओ थे, पहले सीईओ जो थे वो कौन थे, जिम पाउली इसके पहले क्या थे, सीईओ थे। तो जितने भी जो क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा क्वेश्चन था कि आग के विस्फोट और उसकी जांच का जो NFPA कोड है वो कितना होता है, 921। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में कि आग को लगने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, आग को लगने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन नंबर डी है 6। तो आग को लगने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, 3 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 3 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है आग को लगने के। और 3 जो तत्व हैं वो कौन से, ईंधन है, दूसरा ताप है, ईंधन है, ताप है, तीसरा अगर हम बात करें ऑक्सीजन, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। अगर हम बात करें ईंधन के बारे में तो जलने योग्य पदार्थ, जलने योग्य पदार्थ होता है, जलने योग्य पदार्थ। इसी के साथ में ताप की अगर हम बात करें तो ईंधन को जलाने के लिए उचित तापक्रम, ईंधन को जलाने के लिए उचित तापक्रम, उचित तापक्रम, तापक्रम, तो वो जो है वो क्या होता है, ताप। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो दहन सहायक गैस, दहन सहायक जो गैस है वो कौन सी होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब तक प्रेजेंट रहेगी कंटिन्यू आग लगती रहेगी। जिस प्रकार से सजीव प्राणी को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, सेम उसी प्रकार से आग को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जब तक ऑक्सीजन ग्रहण करता रहेगी, आग मिलती रहेगी उसको, तो वो कंटिन्यू बढ़ती रहेगी। जो ही ऑक्सीजन की सप्लाई कट और आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो हमारा जो क्वेश्चन ये था कि आग को लगने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, 3 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग को बुझाने के जो मेथड वो कौन कौन से होते हैं या कितने होते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन नंबर डी है 6। अगर हम बात करें आग को बुझाने के मेथड के बारे में तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आग को बुझाने के टोटल कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं। और 3 मेथड जो है वो कौन कौन से, सबसे पहले जो आता है अपने पास में कूलिंग मेथड, कूलिंग मेथड। दूसरा जो मेथड आता है अपने पास में समूथरिंग, समूथरिंग मेथड आता है। उसके बाद में तीसरा जो आता है अपने पास में स्टारवेशन, स्टारवेशन, स्टारवेशन। कूलिंग का अर्थ होता है हिंदी के अंदर ठंडा करना, क्या होता है, ठंडा करना, या इसी को हम किसके नाम से, शीतलीकरण के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, शीतलीकरण के नाम से जानते हैं। तो पहला जो मेथड आता है अपने पास में कूलिंग मेथड, पानी के माध्यम से टेम्परेचर को कम किया जाता है और उस मेथड से जब टेम्परेचर कम करते हैं तो वहां पे कौन सा मेथड होगा, कूलिंग मेथड। दूसरा समूथरिंग मेथड, जिसमें ऑक्सीजन को रोका जाता है, ऑक्सीजन को कट किया जाता है या रोका जाता है। इस विधि को हम किसके नाम से, श्वास रोधन विधि के नाम से भी जानते हैं। श्वास रोधन विधि के नाम से भी इस विधि को जाना जाता है और उसी मेथड को हम किसके नाम से, समूथरिंग। आग को लगने के लिए 3 एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। इस समूथरिंग मेथड के अंदर हमें ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करते हैं और आग का दम घुटने के कारण क्या हो जाती है, बुझ जाएगी। तो समूथरिंग मेथड को ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करना, श्वास रोधन या दम घोटना, या दम घोटना, यह भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। तीसरा जो मेथड आता है अपने पास में स्टारवेशन, स्टारवेशन होता है ईंधन को हटाना,
ईंधन को हटाना, ईंधन को हटाना क्या कहलाता है? स्टारवेशन। जो भी आग लगी हुई है उसमें से फ्यूल को हटा देते हैं ताकि जो आग है वो बुझ जाए, तो उस मेथड को हम किसके नाम से? स्टारवेशन के नाम से जानते हैं। और हिंदी के अंदर इसी की बात करें तो शुद्ध आवरण विधि, शुद्ध आवरण विधि, शुद्ध आवरण विधि के नाम से भी इस स्टारवेशन मेथड को हम जानते हैं। तो ये आग को बुझाने के टोटल मुख्य रूप से कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में कि स्मूथरिंग जो मेथड है वो कितने प्रकार से होता है? ऑप्शन ए अपने पास में 2 प्रकार से, ऑप्शन बी 3 प्रकार से, सी 4 प्रकार से और ऑप्शन नंबर डी है 5 प्रकार से। स्मूथरिंग मेथड कितने प्रकार से होता है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमें बात करें आंसर के बारे में तो स्मूथरिंग मेथड कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से स्मूथरिंग मेथड होता है। एक जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करते हैं, जिसके कारण से आग का दम घुट जाता है, तो वो जो है वो मेथड कौन सा होगा? स्मूथरिंग मेथड। वो पहला जो है जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई को कट किया जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई को हम क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। पहला जो मेथड है वो ये स्मूथरिंग में। दूसरे अगर हम बात करें, जैसे अपने पास में एक मोमबत्ती है, उस मोमबत्ती के अंदर क्या लगी हुई है? आग लगी है। अगर उस मोमबत्ती को हमें बुझाने के बारे में बात करें कि ना तो उसके ऊपर हमें पानी का अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कूलिंग जो मेथड है वो अप्लाई नहीं करेंगे, दूसरा ना वहां पे स्टारवेशन कर सकते हैं क्योंकि स्टारवेशन के अंदर ईंधन की सप्लाई को क्या किया जाता है? हटाया जाता है या कट किया जाता है, तो वहां पे स्टारवेशन भी नहीं होता। हम उस मोमबत्ती की जो आग होती है उसको फूंक के माध्यम से हवा दे करके, जब अधिक हवा दी जाती तो उस दौरान उसका दम घुट जाता है, उस कारण से आग को बुझाया जाता है। तो स्मूथरिंग जो मेथड है वो कितने प्रकार से है? 2 प्रकार से होता है। तो दूसरा जो आता है, मोमबत्ती की जो आग बुझाई जाती है, मोमबत्ती की जो आग होती, मोमबत्ती की आग को जो बुझाया जाता है, तो वहां पे जो मेथड है वो कौन सा होगा? वहां पे स्मूथरिंग मेथड होगा। वहां पे ना तो कूलिंग होगा, ना ही स्टारवेशन होगा, ना ही बीटिंग। तो वहां पे जो मेथड है वो कौन सा होगा? वहां पे होगा स्मूथरिंग मेथड। और स्मूथरिंग जो मेथड वो कितने प्रकार से? 2 प्रकार से होता है। इसी स्मूथरिंग मेथड को ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करना श्वास रोधन विधि के नाम से भी हमें जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि स्टारवेशन जो मेथड है वो कितने प्रकार से होता है? स्टारवेशन कितने प्रकार से होता है? ऑप्शन ए 2 प्रकार से, बी 3 प्रकार से, सी 4 प्रकार से और ऑप्शन नंबर डी है 5 प्रकार से। तो स्टारवेशन जो मेथड है वो कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। 3 प्रकार से स्टारवेशन किया जाता है। स्टारवेशन में पहले में क्या करते हैं? आग को ईंधन से हटाना, आग को ईंधन से हटाना, ईंधन से हटाना। दूसरा जो होता है ईंधन को आग से हटाना, दूसरा ईंधन को आग से हटाना, आग से हटाना। तीसरा जो आता है अपने पास में, आग को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना, आग को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, छोटे छोटे टुकड़ों को अंदर क्या करना? बांटना। तो 3 प्रकार से जो स्टारवेशन है वो किया जाता है। आग को ईंधन से हटाया जाता है, दूसरा ईंधन को आग से हटाया जाता है और तीसरा जो होता है आग को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर विभाजित किया जाता है। तो वहां पे जो मेथड है वो कौन सा होगा? स्टारवेशन है। और कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। इसी स्टारवेशन को हम किसके नाम से? शुद्ध आवरण, शुद्ध आवरण विधि के नाम से भी जानते हैं, या ईंधन को हटाना, ईंधन को हटाना, ईंधन को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लू सर्कल किस आग का सिंबल होता है? ब्लू जो सर्कल है वो कुछ इस प्रकार से एक सर्कल होता है जिसके अंदर क्या होता है? सी, और अंदर की तरफ जो है वो क्या होता है? कलर कोड की अगर हम बात करें क्या कैसा होता है? ब्लू सर्कल। तो इसके बारे में पूछा कि ये किस आग का सिंबल है? ऑप्शन ए क्लास फायर का, बी क्लास फायर का, सी क्लास फायर का या फिर डी क्लास फायर का। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन ए जो सी है वो क्या होगा? राइट है। सी क्लास जो फायर होती है उसका जो
सर्कल है वो क्या होता है, ब्लू सर्कल सी। एक गोला होगा और इसके अंदर सी लिखा होता है, अंदर की तरफ कलर कोड की बात करें तो क्या होगा, ब्लू। ए क्लास फायर, ए क्लास कुछ इस प्रकार से का ट्राइंगल होता है, उसका अगर हमें कलर की बात करें तो ग्रीन होता है। बी क्लास है रेड स्क्वायर, अंदर की तरफ कलर होता है कैसा, लाल लाल। सी की अगर हम बात करें तो एक सर्कल होगा, अंदर की तरफ कैसा कलर होता है, ब्लू ब्लू। अगर हम बात करें डी क्लास के बारे में तो कुछ इस प्रकार से स्टार टाइप होता है और अंदर की तरफ जो कलर है वो कैसा होता है, येलो येलो। और डी क्लास के बाद में आ जाता है अपने पास में के क्लास, एक कुछ इस प्रकार से एक ब्लैक हेक्सागोन होता है, अंदर की तरफ जो है वो कलर की बात करें तो कैसा होता है, काला, ब्लैक कलर अंदर की तरफ होता है। और ये जो डी क्लास जो फायर था, इसका क्वेश्चन है स्टेशन फायर ऑफिसर के एग्जाम के अंदर पूछा था 29 अगस्त को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, एनएफपी के अनुसार आग के प्रकार कितने होते हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन नंबर डी है 3। तो एनएफपी के अनुसार आग के जो प्रकार है वो कितने होते हैं? 5 प्रकार। कितने? 5 प्रकार। सबसे पहले जो आते हैं अपने पास में ए क्लास फायर, उसके बाद में बी क्लास फायर, उसके बाद में सी क्लास फायर और फिर उसके बाद में डी क्लास फायर। नेक्स्ट उसके बाद में आ जाती है अपने पास में के क्लास फायर। ए क्लास जो फायर होती है जिसको हमें सॉलिड फायर के नाम से जानते हैं, बी क्लास को हमें लिक्विड फायर के नाम से जानते हैं, सी क्लास को हम किसके नाम से, गैस फायर और इलेक्ट्रिक फायर के नाम से जानते हैं। और डी क्लास जो होती है जिसको मेटल फायर धातु की आग के नाम से जानते हैं। और के क्लास जो फायर होती है किचन जो रसोई की जो आग होती है उसके नाम से जाना जाता है के क्लास फायर को। तो 5 प्रकार से जो आग होती है उसका क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया अकॉर्डिंग टू एनएफपी कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा की जो खोज है वो किसने की थी? ऑप्शन ए अपने पास में रेदरफोर्ड ने, दूसरा आता है हर्सेल ने, सी है कुकस नामक वैज्ञानिक ने और ऑप्शन नंबर डी है प्रिस्टले और सिलेन। तो प्लाज्मा जो है उसकी खोज किस नामक वैज्ञानिक ने की थी? तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कुकस नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? प्लाज्मा की। कुकस नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? प्लाज्मा की थी। अगर बात करें पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था की अगर बात करें तो चौथी जो अवस्था है वो कौन सी होगी? प्लाज्मा। कौन सी होगी? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। इसी के साथ में अगर बात करें रेदरफोर्ड के बारे में तो किसकी? नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की थी? रेदरफोर्ड ने। वायुमंडल के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है 78.08%। अगर हम एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक की बात करें तो कितना होता है? 7। उसी के बाद में हर्सेल यूरेनस की जो खोज है वो किसने की थी? हर्सेल ने। उसी के बाद में प्रिस्टले और सिले ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? किसकी? ऑक्सीजन की जो खोज है वो किसने की थी? प्रिस्टले और सिले नामक वैज्ञानिक ने। कब की थी? 1774 में, 1774 के अंदर की थी। अगर वायुमंडल की बात करें तो दूसरी सर्वाधिक गैस कौन सी? दूसरी जो सर्वाधिक गैस है वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन। वायुमंडल के अंदर 20.95% ये ऑक्सीजन जो गैस है वो पाई जाती है। अगर हम बात करें इसके परमाणु क्रमांक के बारे में तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक जो है वो कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि दहन के दौरान कौन कौन सी गैसें निकलती है? ऑप्शन ए आता है अपने पास में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इन 4 ऑप्शन में से आंसर को सिलेक्ट करना है। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी दहन के दौरान ये गैसें निकलती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो दहन के दौरान निकलती है। ईंधन के द्रव्यमान का लगभग 60 से 90%। कितना? ईंधन के द्रव्यमान का लगभग 60 से 90% कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो लगभग 55% किस किस के अंदर लगती है? चूल्हे के अंदर जो गैस निकलती है वो कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। हीटर की अगर हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। और इसी के साथ में अंगीठी की अगर बात करें तो वो भी किसके अंदर है? उसमें भी कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि अंगीठी
के अंदर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। एक रंगहीन व गंधहीन गैस होती है, जहरीली गैस होती है कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो। उसी के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अगर हम बात करें तो कच्चे माल का जब दहन होता है तो उस दौरान सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे अपने पास में बात करें कच्चा तेल हो गया, उसी के साथ में जैसे विभिन्न प्रकार की जो मेटल्स होती हैं, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम, तांबा है, एल्यूमिनियम, तांबा, सीसा, तो इनका जब दहन होता है तो उस दौरान भी कौन सी गैस निकलती है अपने पास में? वो होगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो आंसर जो होगा अपने पास में कौन सा? डी। उपरोक्त सभी जो गैस है वो दहन के दौरान निकलती है। तो ये थी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो बचे हुए क्वेश्चन उनको आप सभी के समक्ष लेके आएंगे। तब तक के लिए जय।